अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आगे। नाजरीन, इसराइल हमास के दरमियान शुरू होने वाला हालिया तनाज़ा अपना दूसरा हफ्ता मुकम्मल करके तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गया है। अमरीकी और दीगर मुल्कों के रहनुमा खित्ते के तूफानी दौरे कर रहे हैं। कोशिश यह है कि जंग को खित्ते के दूसरे मुल्कों में फैलने से रोका जाए, लेकिन दिफाई हल्के ये सवाल कर रहे हैं कि 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर अचानक हमले के पीछे किसका दिमाग कार फरमा था। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में हमास के करीबी ज़राए के हवाले से कहा गया है कि इसराइल पर हमले की मनसूबाबंदी के पीछे 2 दिमाग काम कर रहे थे, लेकिन मास्टरमाइंड एक ही था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कस्साम ब्रिगेड के सरबराह के तौर पर मोहम्मद दाइफ और गजा में हमास के सरबराह याहिया सिनवार ने मिलकर इस मंसूबे पर काम किया था, लेकिन यह वाज़ेह है कि मास्टरमाइंड कौन था। फलस्तीनी अस्करी तंजीम हमास की जानिब से गुज़श्ता हफ्ता किए गए हमले को इसराइल अपना 9/11 करार दे रहा है, जबकि इस कार्रवाई के मास्टरमाइंड और फलस्तीनी अस्करी लीडर मोहम्मद दाइफ के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने इसे तूफानुल अक्सा का नाम दिया है। अब आप सोचते होंगे कि ये मोहम्मद दाइफ या मोहम्मद दैफ कौन है। रॉयटर्स और दीगर खबररसा इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद दाइफ हमास के अस्करी विंग इज़्ज़ुद्दीन कस्साम ब्रिगेड के सरबराह हैं, जिन पर इसराइल ने मुताद्दिद कातलाना हमले किए। उन पर हालिया कातलाना हमला सन 2021 में हुआ था। वो इसराइल के कातलाना हमलों में एक आंख और एक टांग से महरूम हो चुके हैं। हमास के ज़राए के मुताबिक मोहम्मद दाइफ 1989 में इसराइल के हाथों गिरफ्तार हुए और 16 माह तक कैद में रहे। साल सन 2014 में इसराइल के एक हमले में मोहम्मद दाइफ की बीवी, 7 माह का बेटा और 3 बरस की बेटी हलाक हो गए थे। फलस्तीनी ज़राए का कहना है कि इसराइल ने हमास के हमले के बाद गजा में रात के हमलों में जिन मकानात को निशाना बनाया, उनमें मोहम्मद दाइफ के वालिद का घर भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक दाइफ के वालिद, भाई और दीगर रिश्तेदारों की हलाकत की भी इत्तलात हैं। मोहम्मद दाइफ बहुत कम पैगाम जारी करते हैं और आज तक वो कभी मंजर आम पर नहीं आए। ख्याल यह है कि मोहम्मद दाइफ गजा में हमास की बनाई गई सुरंगों में कहीं मुकीम है, लेकिन उनके ठिकाने के बारे में दुरुस्त अंदाजा लगाना मुश्किल है। मोहम्मद दाइफ का असल नाम मोहम्मद मसरी है। वो 1965 में खान यूनुस के पनागुज़ीन कैंप में पैदा हुए, जो 1948 की अरब इसराइल जंग के बाद कायम किया गया था। दाइफ ने गजा की इस्लामी यूनिवर्सिटी से साइंस की डिग्री हासिल की थी। वो स्टेज पर कॉमेडी भी करते रहे। उन्होंने 1987 में फलस्तीनियों की दूसरी मुज़ाहमत या इंतिफादा के दौरान हमास की तश्कील के बाद उसमें शमूलियत इख्तियार की और तभी मोहम्मद दाइफ का नाम इख्तियार किया। इस अरबी लफ्ज का मतलब है मेहमान। दाइफ ने हमास में तेजी से तरक्की की। उन्होंने गजा में सुरंगों का जाल बिछाया और बम बनाने की महारत भी हासिल की। गुज़श्ता दहाई के दौरान वो इसराइल को मतलूब तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल हुए। इसराइल उन्हें खुदकुश धमाकों में अपने दर्जनों शहरियों की हलाकत का जिम्मेदार करार देता है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने जुनूबी इसराइल में हमले का आगाज किया, तो उसके बाद उन्होंने अपने ऑडियो पैगाम में कहा था कि ये कार्रवाई यरूशलेम में मस्जिद अक्सा पर इसराइल के छापों का इंतकाम है। हमास के अस्करी विंग को कामयाबी से चलाने की वजह से उन्हें अहम रहनुमा और जिंदा शहीद समझा जाता है, लेकिन दुनिया उन्हें एक दहशतगर्द और कातिल करार देती है। इसराइल पर हमला करने वाली अस्करी तंजीम हमास कैसे कायम हुई? हमास के हमले का मास्टरमाइंड कौन था? शायद इस बारे में तवील अरसे तक कयास आराइयां जारी रहें, लेकिन अब बात करते हैं कि इसराइल पर हमला करने वाली अस्करी तंजीम हमास की, जो एक बार फिर आलमी खबरों और तज्जियों का मरकज बन गई है। हमास के क़याम और गजा में उसके कंट्रोल को समझने के लिए गजा की पट्टी के तारीखी पस मंजर को समझना जरूरी है। हमास की
تشکیل کی تاریخ بنیادی طور پر غزہ کی پٹی سے جڑی ہے۔ اسرائیل اور مصر کے درمیان غزہ کا 40 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑائی رکھنے والا علاقہ غزہ اسٹرپ یا غزہ کی پٹی کہلاتا ہے۔ سن 1948 کی جنگ اور ارد گرد اقوام متحدہ نے 1947 میں جنرل اسمبلی نے اس مینڈیٹ کے اختتام سے قبل ہی فلسطینی علاقوں کو عربوں اور یہودیوں کے لیے الگ ریاست اسرائیل کے درمیان تقسیم کرنے کے منصوبے کی منظوری دی۔ اس منصوبے کے مطابق غزہ اور اس سے ملحقہ علاقے عربوں کو دیے گئے تھے۔ سن 1967 میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے غزہ، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کے علاقے بھی حاصل کر لیے۔ فلسطینی ان تینوں علاقوں کو مستقبل میں قائم ہونے والی اپنی مجوزہ الگ ریاست کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اسرائیل کے قیام کے لیے ہونے والی جنگ کے دوران فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے غزہ میں پناہ حاصل کی۔ ان پناہ گزین خاندانوں کی آبادی بڑھ کر ایک اندازے کے مطابق 17 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ غزہ کی مجموعی آبادی لگ بھگ 21 لاکھ ہے۔ غزہ میں 1987 میں پہلی مزاحمتی تحریک اٹھی جسے انتفاضہ کہا جاتا ہے۔ اسی برس حماس قائم ہوئی جو بعد ازاں فلسطین کے ان علاقوں میں پھیل گئی جو اسرائیل کے زیر کنٹرول ہیں۔ حماس یا اسلامی مزاحمتی تحریک کو شیعہ اکثریتی ملک ایران کی مدد حاصل رہی ہے، جبکہ نظریاتی طور پر یہ اخوان المسلمون کے پیروکار ہے جو 1920 کی دہائی میں مصر میں قائم ہوئی تھی۔ حماس تنظیم اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہیں کرتی اور 1990 کی دہائی میں پی ایل او اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے اوسلو معاہدے کی بھی مخالف ہے۔ غزہ کا کنٹرول حماس کے پاس جانے کے بعد اسرائیل کے ساتھ اس کا متعدد بار تصادم ہو چکا ہے۔ حماس اسرائیل کے خلاف اپنی عسکری کارروائیوں کو اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت کا نام دیتی ہے۔ فلسطینی علاقوں میں کارروائی کے ساتھ حماس مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسی اور اسرائیل کی مخالفت کرنے والے اس اتحاد کا بھی حصہ ہے جس میں ایران، شام اور لبنان کی شیعہ عسکری تنظیم حزب اللہ شامل ہیں۔ اگرچہ غزہ حماس کا گڑھ ہے، تاہم اسے دیگر فلسطینی علاقوں سے بھی مدد حاصل ہے۔ اس کے رہنما قطر سمیت مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ کچھ معلومات تھیں جو ہم نے آپ کو مہیا کی۔ آپ کے خیال میں حماس کو فلسطینیوں کے حقوق کی نمائندہ جماعت سمجھنا جائز ہے؟ کیا فلسطین اسرائیل تنازع کا کوئی پرامن حل تلاش کرنا ممکن ہے؟ حالیہ اسرائیل حماس تنازع کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور دیگر مغربی ملک کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ضرور بتائیے گا، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔